गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, वी आर लाइव नाउ। चलिए सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मेरा? चलिए, तो ऑल क्लियर है। गुड इवनिंग अजय, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे कनेक्ट हो जाइए। वी आर लाइव नाउ, वी आर लाइव नाउ। एंड हम लोग अभी अल्टरनेट डे में चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट को ले रहे हैं। एंड आज का हम लोग का जो रहने वाला है सब्जेक्ट, दैट इज कॉल योर हीट ट्रांसफर। ठीक है, आज हम लोग किसको देखने वाले हैं? हीट ट्रांसफर को देखने वाले हैं। चलिए, अजय कुमार, वेरी गुड इवनिंग डियर। डियोक लाइव, गुड इवनिंग। प्रियंका, गुड इवनिंग। सुलभ शक्ति, वेरी गुड इवनिंग डियर। ओके, तो चलिए, उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट जुड़ चुके होंगे। आप लोग के ऐप में तो अच्छा आते हो, 30 तक आ जाते हो, अभी केवल 15 बच्चे आए हैं। ऐसा क्यों भाई? इतना कम स्टूडेंट क्यों है? इतना कम स्टूडेंट क्यों है? चलिए ठीक है, 1 मिनट का वेट कर लेता हूँ मैं, तब तक एक काम बड़ा अनाउंसमेंट आप लोग के लिए है। और अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग का आज जो है वो ऑफ़र को एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप, तो आप देख सकते हो वैलिड टिल 11:59 PM तक ये आपका रहेगा। स्पेशल संडे ऑफर है, यानी कि यह आप लोग का आज एक्टिव हो चुका है, आज भी रहने वाला और कल भी रहने वाला है। तो संडे का रात, कल रात 12 बजे तक ये ऑफर ख़त्म हो जाएगा। फ्लैट 40% तक का आप ऑफ ले सकते हो। तो अभी भी अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास अभी टाइम है, 70 डे के आसपास आप लोग का टाइम है। और ये फर्स्ट 50 स्टूडेंट को केवल मिलेगा। तो इधर ना ये लिमिट, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो 50 स्टूडेंट तक के लिए है। अगर 50 स्टूडेंट आज ही हो जाता है तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये कल तक जाता है तो कल तक, यानी 50 स्टूडेंट तक ये ऑफर दिया जा रहा है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोज आपको पूरा मिलेगा, है ना। हाल चाहे मैं टेक्निकल का बात करता हूँ या नॉन टेक्निकल का बात करता हूँ। इसके अलावा आप लोग इसमें 5000 प्लस MCQ मिलेगा विथ सॉल्यूशन। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज इसमें देखने को मिलेगा एज पर एज न्यू एग्जाम पैटर्न। तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जा रहा है, एंड नोट्स एंड PDF, ये सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। राइट, चलिए, तो आप अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत होता है रिगार्डिंग कोर्स या फिर कैसे परचेज करना है ऐप में, आपको सबसे पहली बात, आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर की ऐप को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको ऐप दिखेगा। अगर कोई दिक्कत होता है ऐप में परचेस करने में या फिर किसी और तरह का दिक्कत, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद दिस नंबर। ये 2 नंबर देख रहे हो ना, है ना, 7999720833 और 9340888429। तो इसमें आप कॉल कर सकते हो और सारे जो प्रॉब्लम है उसका निवारण आपका हो जाएगा और अच्छी तरह से आप लॉगिन करके कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। चलो, एक सेकंड, अब देख लेता हूँ पे क्या बोल रहे हैं। साउंड कम है, अच्छा सर, अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ, सब रिफ्रेश हो रहे होंगे। सर HMT और कितना क्लास होगा? HMT का बात करेंगे डियर। देखो, हीट ट्रांसफर का तो अभी अभी स्टार्ट ही हुआ डियर। अभी मैं 6 लेक्चर तक पढ़ा था, अभी तो कंडक्शन क्लियर हुआ। ये बड़ा है, इसका सिलेबस आपके सिलेबस अगर आप ध्यान दोगे ना, BPSC का, BPSC IT प्रिंसिपल के सिलेबस को अगर आप देखोगे, तो सबसे ज़्यादा जो सिलेबस दिया गया वो HMT का ही दिया गया, हीट ट्रांसफ़र का ही मिलेगा आपको। हीट ट्रांसफ़र का, है ना, हीट ट्रांसफ़र का सबसे बड़ा सिलेबस है ना। पूरा भर के पोथी जैसा एक पेज पूरा इसी में भर दिया गया है। तो इट्स ए वेरी ह्यूज सिलेबस। मैं देखा हूँ हर एक टॉपिक को मेंशन करा है। तो अब ये बहुत जल्द खत्म होने वाला नहीं है। अगर मैं अभी बोल दूँ 50%, तो मुझे लग रहा है 50% से भी ज़्यादा जाएगा, मतलब 25 लेक्चर के आसपास तक मुझे लग रहा जाएगा, है ना। क्वेश्चन ऐड करोगे तो 30 भी जा सकता है। तो ये बड़ा आपका टॉपिक है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा दिया है। इसको अगर मैं SSC JEE देखता हूँ, बहुत कम होता है। RRB देख लो, PSC वगैरह में देख लो, बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम जैसा सिलेबस में मेंशन करा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्ले रोल करेगा। तो ये तो बड़ा है ना। चलिए, ओके। सर व्हाट इज द प्राइस? प्राइस डियर स्टूडेंट, प्रशांत, अभी आप लोग का 40% फ्लैट ऑफ है। फ्लैट ऑफ है, स्पेशल संडे ऑफर है। आज और कल आपका रहेगा, सैटरडे और कल भी मिलेगा आप लोग को, ये चीज़ मिल जाएगा, समझ गए? सर पढ़ो।
पढ़ा लो, कितने में करना, कुछ नहीं होगा। साउंड बहुत कम आ रहा है। गुड इवनिंग सुवेंदर, गुड इवनिंग किशन। प्राइस बता दो सर। डियर ये प्राइस आप जाके ऐप में चेकआउट करना प्लीज। आप जाओ कॉन्सेप्ट डिकोडर के ऐप में, वहीं आपको मिलेगा। फिर ये 2 नंबर दिया गया ना, आप इनके थ्रू से पता कर सकते हो। मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं आइडिया है, तो आप जाके देखो कब डाउन हो जाता है, ऑफर में कितना मिलेगा कितना नहीं, ये आप वहीं से जाके चेक कर सकते हो। सरिका वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग। क्या बोला, अगला संडे 50%। देखो अपना ये आपका काम नहीं है। अब मान लो टाइम जैसे से पास आएगा, जब केवल 1 मंथ बचा हुआ रहता है तो 50% नहीं दिया जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम भी तो कम मिल रहा है भाई। आप ज़्यादा पे किए हो क्योंकि आपको अच्छा खासा टाइम मिला है। आप लगभग आप 4-5 महीना से पढ़ रहे हो, तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, है ना। अगर कोई बच्चा तो 10 दिन पहले लेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको कब के, क्योंकि भाई कम भी तो टाइम है। ये सब चीज़ सोचा करो ना, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, बच्चे जैसे करते हो इतने बड़े होके भी। चलिए, सो साउंड यूट्यूब में थोड़ा कम ही आता है, इसमें कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ, है ना, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं थोड़ा सा जोर से ही बोलूंगा, जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैं थोड़ा स्पीड बोलूंगा। तो चलिए, अब 30 बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, जो हम लोग का स्ट्रेंथ रहता है ऑलमोस्ट 30। ऐसे तो बच्चे बहुत है ना कोर्स में, लेकिन 30 के आसपास लाइव जरूर देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल 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 ठीक है। ये आपका क्या चल रहा है, मैं के लास्ट तक, ठीक ठीक है, लास्ट तक मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग का जो सिलेबस है कंप्लीट वो करवा दूंगा, है ना। जितना हो सकेगा एकदम लास्ट लास्ट तक हो ही जाएगा, है ना। मैक्सिमम सिलेबस में करवा दूंगा। कुछ थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अगला मंथ थोड़ा बहुत मैं आपको करवा दूंगा। चलो हो गया अगर आप लोग का सारी बातें, तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे एंड आप लोग का हेल्थ भी काफी अच्छा होगा। एज यू नो द डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग हीट ट्रांसफर को स्टडी कर रहे हैं, और यह आप लोग का हीट ट्रांसफर का 10th लेक्चर हो जाएगा। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट एक थ्योरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। लगभग आपको कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वो टॉपिक क्या रहने वाला आज का टॉपिक, उस टॉपिक का अगर मैं बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड योर, हम लोग बात करेंगे जनरलाइज हीट कंडक्शन, है ना। जैसे कि आप बोलेंगे सर क्या मतलब है जनरलाइज हीट कंडक्शन, अभी अलग स्लैब के लिए बात करेंगे, स्फीयर के लिए बात करेंगे, सर्कल के लिए बात करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले हम लोग जो हीट ट्रांसफर देखे थे, वो आप लोग को याद होगा, कुछ हम लोग अजम्पशन लेके चले थे। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, जैसे याद करो आप फूरियर लॉ, हम लोग बहुत पहले फूरियर लॉ पढ़ चुके हैं। तो फूरियर लॉ में मैंने आपको क्या बताया था कि फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कंडक्शन के लिए जो आपका फूरियर लॉ यूज करते हैं, उसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं हम लोग। अजम्पशन क्या था, और हम लोग देखते थे फूरियर लॉ के लिए क्या हो जाता है, QX इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dx। जहां पे ये जो हम लोग लिखते थे QX, ये x क्या बताता है, x मेरा बताता डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता, यानी कि हम लोग केवल और केवल एक डायरेक्शन में हीट का फ्लो को देखते थे। इस तरह एनिमेशन से आपको समझाया था कि एक ही डायरेक्शन में आपका हीट फ्लो को लेते हैं, है ना। और वो लेते किधर से, हम लोग एक्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं। किस में लेके चलते हैं, एक्स डायरेक्शन में लेके चलते हैं हीट फ्लो को ओनली। यानी कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे कोई स्लैब है, ऐसा कोई अगर स्लैब है, तो इसमें केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, इसी एक्स डायरेक्शन में हीट का फ्लो देखेंगे। मतलब हीट का फ्लो आपका इधर होगा, केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है रियल में, लेकिन हम लोग अजम्पशन में मान के चलते हैं कि हीट फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। और उसको बोलते क्या थे, उसको बोला जाता था वन डायमेंशनल फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन। केवल एक ही डायरेक्शन में आपका हीट का फ्लो रहेगा, पहला अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन क्या था कि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर लेते थे। मतलब जो मेरा हीट ट्रांसफर करेगा वो स्टेडी स्टेट, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी एक पॉइंट से अगर समथिंग मेरा मान लो 100 किलो जूल पर सेकेंड मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है इस पॉइंट पे, और मैं 10 सेकंड के बाद देखता हूं, 1 घंटा बाद देखता हूं, 4 दिन बाद देखता हूं, तब भी ये 100 किलो जूल ही पास करेगा। यानी टाइम पे ये वेरी नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है। दो अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन हम लोग क्या देखे थे कि जो मेरा के होता है, यानी जो प्रॉपर्टी होता है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखे थे, हम लोग देखे थे नो हीट जनरेशन, किसी तरह का कोई भी हीट जनरेशन नहीं करेगा। जो मेरा मान लो यहां से जो भी हीट मुझे पास करना है, जो यहां से हीट मिला उसी को ये पास करेगा, लेकिन ये हीट जनरेट नहीं करेगा टाइम के साथ। कि मान लेते हैं यहाँ पे 100 किलो जूल है, जिसको इस स्लैब के थ्रू से पार करके इधर आपका होगा कंडक्शन कन्वेंशन थ्रू पार करेगा, तो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली बढ़ के 100 से 120 किलो जूल हो गया, 150 किलो जूल हो गया, यानी 50 किलो जूल या 20 किलो जूल यहाँ पे जनरेशन हुआ। तो हीट जनरेशन में हम लोग नहीं लेते थे, उसको किस में लिए थे, आगे हम लोग बात किए थे फिन्स का। तो मैंने आपको बताया था ना फिन्स क्या होता है, फिन्स एक तरह से एक्सटेंडेड सरफेस होता है जो यूज किया जाता है हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए, राइट।
राइट। और इसमें हम लोग कई जगहों पे यूज करते हैं, एयर कूलर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, ऑटोमोबाइल, रेडिएटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें भी एक अजम्पशन था जिसमें कई सारा का हम लोग लिए थे अलग अलग तरह का शेप, और इसमें भी हम लोग जब एनालिसिस किए थे हीट ट्रांसफर रेट हम लोग फिन्स लगाने के बाद, तो अलग अलग हम लोग लिए थे, रेक्टेंगुलर वगैरह, सर्कुलर वगैरह, पिन टाइप लिए थे, है ना, सिलेंड्रिकल लिए थे, ये सब में लिए थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी अजम्पशन माने थे, फिन्स के थ्रू भी अगर हीट ट्रांसफर किया जाता तो कुछ अजम्पशन लिए थे। उसमें से भी आपका आपका वन डायमेंशनल फ्लो था, हीट फ्लो, जैसा हम लोग फूरियर लॉ में माने थे। इसमें भी मेरा स्टेडी स्टेट लिए थे जैसा फूरियर लॉ में था। देखो यहाँ पे भी आपका नो हीट जनरेशन, कोई भी हीट जनरेट ये नहीं करेगा, और होमोजीनियस और आइसोटोपिक मटेरियल लिए थे। नाउ अब इस बार हम लोग क्या देखने वाले हैं, क्योंकि दिस इज योर लास्ट लेक्चर, है ना, लास्ट लेक्चर ऑफ कंडक्शन। हो सकता है कि आज मैं लेक्चर थोड़ा कम रखूं, है ना, कम रखूं, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर थोड़ा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा और एक लेक्चर हम लोग देखेंगे। लेकिन आज के बाद और एक जो लेक्चर आएगा ये लास्ट ही लेक्चर होने वाला कंडक्शन का। बेसिकली आज ही अगर 1.5 घंटा का लेक्चर लेते तो कंप्लीट आपका हो जाता, लेकिन नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाया था ड्यू टू सम इमरजेंसी की वजह से। क्लास थोड़ा सा और एक आएगा, लेकिन जान लो कि हम लोग एकदम कंडक्शन के लास्ट, ये टॉपिक आपका है, लास्ट ही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये देखने वाले हैं कि अगर मेरा 1 डायमेंशनल नहीं रहा तो, अगर मेरा 2 डायमेंशनल रहा तो, अगर मेरा 3 डायमेंशनल रहा तो। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, केवल एक एक्स, देखो यहाँ पे भी एक्स लिया गया है, ये ध्यान दे रहे हो अगर आप, एक्स, केवल एक्स डायरेक्शन में ही हीट का फ्लो देखते थे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा सर एक्स ना देख के मैं वाई में भी देखूंगा, जेड में भी देखूंगा, ऑब्वियसली बात है जेड में भी हीट फ्लो करेगा, वाई में भी हीट फ्लो करेगा, एक्स में जो भी फ्लो करेगा, तब क्या होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम के साथ वेरी करवाता हूं तो कैसा इक्वेशन मेरा बनता है, मान लो स्लैब ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोई ले लेते हैं, रेक्टेंगल स्लैब ले लेंगे, इनिशियली वही हम लोग लेके चलते थे। इनिशियल जब कंडक्शन भी देखे थे स्लैब ही लेके चलते थे हम लोग, रेक्टेंगुलर, फिर भी लिए थे वही रेक्टेंगुलर लिए थे। तो इस कंडीशन में हम लोग रेक्टेंगुलर लेंगे कोई स्लैब, उसमें देखेंगे 1 डायमेंशनल के लिए भी, 2 डायमेंशनल के लिए, 1 तो देख लिए हैं, 2 और 3 के लिए देखेंगे, ज्यादा एक से अगर ज्यादा डायमेंशन रहा तो कैसा इक्वेशन बनता है। अगर मैं टाइम के साथ वेरी करता तो क्या बन सकता। यहां देखो नो हीट जनरेशन लिया गया था, हीट जनरेट नहीं हो रहा, अगर हीट जनरेशन होगा तब क्या इक्वेशन बनता वो भी देखेंगे। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो यही आपका स्टार्ट होता है। अब एक चीज जान लो, यहां पे आप बोलेंगे सर यहां पे क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, नहीं, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। मैं डायरेक्ट आपको यहां पे बताऊंगा कि हर एक डायरेक्शन का क्या फाइनल रिजल्ट आता है, वो चीज बताऊंगा, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। फिर बोलेंगे सर कुछ चीजें रटना पड़ेगा, वह मैं बहुत सारी चीज ऐसा बता दूंगा, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट मैं बता दूंगा, कई सारी चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो आपका फ्लो हीट ट्रांसफर रेट आएगा, है ना, हर एक डायरेक्शन का, वो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखा हूं। तो देखो क्या लिखा गया है, जनरल हीट कंडक्शन, देखो अभी हम लोग कंडक्शन ही बात कर रहे हैं, इक्वेशन फॉर स्लैब, लेकिन फॉर 3D फ्लो के लिए। अभी हम लोग 1D फ्लो नहीं देख रहे, 1 डायमेंशनल फ्लो का बात नहीं कर रहे, 3 डायमेंशनल फ्लो का बात करें। जैसे कि अगर इस तरह का कोई भी इस तरह का स्लैब है, इस तरह का कोई स्लैब है जिसका देख सकते हो आपका अलग अलग डायरेक्शन है, इधर आपका एक्स डायरेक्शन है, इधर आप देख सकते हो वाई डायरेक्शन में है, इधर आपका जेड डायरेक्शन। तो अगर मेरा तीनों डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रहा है, इधर भी हीट जा रहा है, इधर भी हीट का फ्लो हो रहा है, इधर भी हीट का फ्लो हो रहा है, हर एक डायरेक्शन में हीट का फ्लो मुझे देखने को अगर मिल रहा है, तो मेरा क्या आएगा इक्वेशन, क्या आएगा इक्वेशन। अब देखो यहाँ का अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो वही वाला सेम करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काटेंगे, है ना, जिसका थिकनेस हम लोग ले लेंगे इस तरह का, हम लोग इसको बोलेंगे, इसका थिकनेस या लेंथ बोलेंगे dx ले लेंगे। फिर इधर से जो भी मेरा हीट ट्रांसफर रेट होगा वो x डायरेक्शन में अगर लेंगे तो qx लेंगे। फिर इस थिकनेस की वजह से जो चेंज आएगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं, qx प्लस dx लिखते हैं। और इस dx qx प्लस dx को टेलर एक्सपेंशन से, याद है टेलर से इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, है ना, लेंथ के साथ कितना चेंज आता है उसके थ्रू करेंगे। फिर ये इस तरह से हम लोग वाई में भी निकालेंगे, जेड में भी निकालेंगे। तो इट्स वेरी लेंदी, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहां से डायरेक्ट आ जाता है कि अगर मैं एक डायरेक्शन की बात करता हूं तो पहला डायरेक्शन में डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि याद करो फिन में भी हम लोग डबल डिफरेंशिएशन यूज किए थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, आप लोग को याद होगा डबल डिफरेंशिएशन हम लोग यूज किए थे। तो सेम चीज जान लो ना कि डायरेक्ट आपका आता है, एक सेकंड ना, ये क्या होता है, डायरेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा डबल डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं बात करता हूं एक्स डायरेक्शन पे कि सर एक्स डायरेक्शन में हीट फ्लो मेरा कितना करेगा, तो के क्या हो गया, बिकॉज कंडक्शन हो रहा तो थर्मल कंडक्टिविटी आएगा, उसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज आएगा, है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रहेगा, तो क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी आपका के है। फिर आ जाता है डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये आ जाता किसमें, ये बात करें एक्स डायरेक्शन के लिए, ये एक्स डायरेक्शन के लिए हो गया। अगर मैं वाई डायरेक्शन का बात करता हूं फिर से वही के इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर।
फिर आ जाता है यहाँ पे क्या, ये हो गया किसके लिए, वाई के लिए हो गया, वाई डायरेक्शन के लिए हो गया, और जेड के लिए डेल स्क्वायर टी अपन डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया किसके लिए, जेड डायरेक्शन के लिए, जेड डायरेक्शन के लिए। तो ये तो हो गया किसके लिए, हम लोग एक बात कर लिए 3D फ्लो के लिए। लेकिन मैं अगर बात करता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूं, जैसे यहाँ पे नो हीट जनरेशन लिए थे, अगर मैं यहाँ पे हीट जनरेशन लूंगा तो हीट जनरेशन लूंगा तो यहाँ पे क्यू एक्स्ट्रा में कर देता हूं कि सपोज करो यहाँ कुछ मेरा हीट जनरेट भी करेगा, है ना, क्या होगा, हीट जनरेशन भी कुछ होगा मेरा। तो चलो मैंने यहाँ पे हीट जनरेशन भी ले लिया, क्या कर लिया, यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे हीट जनरेशन भी ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्यू डॉट भी ले लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता क्या, अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता किसका, कि जैसे यहाँ पे और एक हम लोग क्या लिए थे, स्टडी स्टेट लिए थे, राइट, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, जो हम लोग फिन्स का बात करेंगे, फूरियर लॉ का बात करेंगे, ये लिए थे स्टडी स्टेट, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम के साथ चेंज देखना चाहता हूं कि टाइम के साथ कितना मेरा चेंज हो रहा, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में देखता कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना हीट फ्लो हो रहा था, कुछ देर के बाद देखें तो हीट फ्लो रेट चेंज हो गया, तो वो अगर मैं देखना चाहूंगा तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू करना पड़ेगा क्या, कि डेल टी अपॉन डेल टी। अब बोलेंगे सर ऊपर भी डेल टी है नीचे भी डेल टी, ये क्या है, इसलिए इसको मेंशन कर दिया गया, ऊपर में आपका टाइम है, नीचे में ऊपर में आपका टेम्परेचर है और नीचे में आपका टाइम है, ऊपर में क्या है मेरा टेम्परेचर और नीचे में टाइम है। इट मीन्स ये क्या बता रहा है कि मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में कितना टेम्परेचर मेरा घट रहा बढ़ रहा, क्योंकि जितना गर्म उतना हीट फ्लो करेगा, कंडक्टर है तो, है ना, उतना हीट फ्लो करेगा। अगर टाइम के साथ मतलब चेंज दिखा रहा है, ये टाइम के साथ वेरी बता रहा था, वही बात है, ये दिखा गया है चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के साथ टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा वो चीज। अब ये जो चेंज है ये किसका बताएगा, हीट कैपेसिटी का, वो कितना गर्म है, कितना बॉडी बड़ा है, उसी के बेसिस पे तो ज्यादा हीट का फ्लो करेगा, यानी इसके साथ मुझे हीट कैपेसिटी भी जोड़ना पड़ेगा इनटू, क्योंकि आपने यहाँ पे करा डेल टी अपॉन डेल टी, टाइम के साथ सर कितना टेम्परेचर घट रहा बढ़ रहा, लेकिन सर कितना मेरा हीट फ्लो जा रहा है, उसका कैपेसिटी कहां से पता चलेगा, तो हीट कैपेसिटी आपका बनता है क्या, डेंसिटी, उस प्रोडक्ट का जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी इनटू कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, और ये हीट कैपेसिटी क्या था, स्पेसिफिक हीट होता है ना, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू, ये तो स्पेसिफिक हीट होता है, जब डेंसिटी से इसको इनटू कर दिया जाता है तो वो मेरा बन जाता क्या है, हीट कैपेसिटी। समझ गए, जो मेरा स्पेसिफिक होता है प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मेरा बन जाता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर का, वो हम लोग देखते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बात यहां से जो यहाँ लिखा गया ये मेरा 3D फ्लो को बता रहा है, ये जो है ये हीट जनरेशन को बता रहा है, और ये जो बता रहा है ये मेरा स्टडी स्टेट को बता रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए थे, सॉरी अनस्टडी स्टेट को बता रहा है, अनस्टडी स्टेट। तो देखो एक ही इक्वेशन में तीनों को डाल दिया गया, जो अभी तक नहीं माने थे उस तीनों को हम लोग यहाँ पे मान लिया गया है, उन तीनों को मान लिया गया। चलो ये डायरेक्ट डेरिवेशन से बनता है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक शॉर्टकट लिया हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, चीज समझ में आ जाएगा। बस आपको समझा दिया कि इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, अगर डेरिवेशन करते तो मैं आपको बताया कि क्या क्या करते हैं। चलो ये चीज अगर आप समझ गए तो बढ़ते हैं हमें आगे। आपको अब यहां से देखो ये फॉर्म आपको दिखाई नहीं देगा, अगर कोई बोला जाए 3D बॉडी के लिए लिखो, है ना, हीट जनरेशन, अगर आपको कभी भी आए कि भाई हीट ट्रांसफर रेट फॉर 3D फ्लो विथ हीट जनरेशन एंड अनस्टडी स्टेट, तो इक्वेशन ये बनता है। लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कुछ अलग तरह का बनाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे के कॉमन है, तो के को कॉमन में लेके उधर कर देते इज इक्वल टू, तब क्या हो जाता है, ये रो सीपी अपन किया जाता है, क्या जाता है, रो सीपी अपन किया जाता है। अब रो सीपी अपन किया यहां पे आ गया, अब क्या करा जाता है, इसको एक दूसरा फॉर्म में लिखा जाता है जिसको कहा जाता है थर्मल डिफ्यूजिविटी। जो अल्फा होता है उसको कहा जाता है थर्मल डिफ्यूजिविटी, और थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी इनटू हीट कैपेसिटी। क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी अपन हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है, रो इंटू सीपी। तो रो इंटू सीपी क्या हो गया मेरा, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और ऊपर में क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इट्स अ रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी। तो आप देखोगे अगर कि अल्फा इक्वल टू अगर मेरा होता के अपन रो सीपी, तो यहां पे आप देखोगे रो सीपी अपन के है, तो मैं बिल्कुल इसको अगर मेरा यहाँ पे रो सीपी अपन के है, इट मीन 1 अपन अल्फा बोल सकता हूं मैं। तो इसके जगह में क्या करता हूं, 1 अपन अल्फा को वैल्यू को पुट कर सकता हूं, 1 अपन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपन अल्फा इंटू डेल टी अपन डेल टी। तो फाइनल इक्वेशन ये आपका मिल जाता फॉर दी हीट ट्रांसफर रेट फॉर 3D फ्लो with heat generation and unsteady state, है ना, unsteady state heat transfer rate with heat generation of unsteady state flow। तो ये चीज आपको निकल के आ जाता है। ये जब आपका बन गया,
ये चीज को सेम चीज देखो, इस चीज को 1/α यहाँ वैल्यू पुट कर दिया गया, इस चीज को लिखा। अच्छा, इस चीज को बोले को आप बोल सकते हो कि सर टाइम के साथ जो हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो अगर हमारा टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीटिंग हो रहा है, और टाइम के साथ अगर घटेगा तो कूलिंग हो रहा है, तो इसको समटाइम रेट ऑफ कूलिंग भी कहा जाता है, रेट ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। अब रेट ऑफ कूलिंग रहे या हीटिंग दे, ये डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हो, है ना। आप हीटिंग करो तो हीट करेगा, कूलिंग करो तो आपका कूल होगा, है ना। और उसको यूनिट क्या निकल जाता है, ऑब्वियसली बात है, ऊपर में टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का केल्विन लोगे, और नीचे में टाइम है तो टाइम को आप क्या लोगे, सेकेंड पे लोगे। और इस तरह से फाइनल आपका बन के आ जाता है कि मेरा 3D फ्लो है, साथ ही साथ ये मेरा अनस्टेडी स्टेट है, और साथ ही साथ और एक क्या है, हीट जनरेशन यहाँ पे हो रहा है, ये रहा हीट जनरेशन। के इसमें भी आपका हो गया, ऑब्वियसली बात है, जब के को उधर लाए हैं तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के नहीं था ना, तो इसको के को कॉमन लिए थे, तो क्यू ओपन क्या, और ये क्यू आपका डॉट होता, क्यू डॉट, ये क्या मेरा क्यू डॉट है, हीट जनरेशन को क्यू डॉट से दिखाया जाता है। चलो ये हो गया। अब आपको अगर यहां से कोई भी अलग अलग स्टेट को लिखने बोल दिया जाए, जैसे कि आपको बना बना के समझा रहा हूं, जैसे कि ये किसके लिए, पहले ये इक्वेशन समझो सर, ये मेरा 3D फ्लो के लिए है, 3D फ्लो के लिए, और किसके लिए सर, हीट जनरेशन यहां पे हो रहा है, हीट जनरेशन हो रहा है, और क्या हो रहा है यहां पे, अनस्टेडी स्टेट है, अनस्टेडी स्टेट है। अगर मैं केवल बोलूंगा कि सर एक काम करता हूं, मैं बोलूंगा कि हीट जनरेशन रहे, अनस्टेडी स्टेट भी रहे, लेकिन 3D के जगह में केवल हम लोग 1 डायमेंशनल बात करेंगे, वो भी कैसा, y डायमेंशन में देखेंगे, y डायरेक्शन में देखेंगे। उसका कैसे लिखेंगे, तो एक काम करो, x को हटा दो, z को हटा दो, बस बाकी ये रहेगा और ये पूरा रहेगा। क्योंकि ये क्या बता रहा है, y अगर मैं 1 by 1 करके बताओ कि ये q डॉट अपन के, ये क्या बता रहा है, ये मेरा बता रहा है हीट जनरेशन को, ये क्या बता रहा है, ये मेरा बता रहा है अनस्टेडी स्टेट को। और अगर मैं 1 डायमेंशनल केवल 1D लेता हूं, यहाँ पे केवल 1 डायमेंशनल लेता हूं वो y में, तो y वाला लिखे, बाकी को हटा दिए। वही अगर x कहा जाए कि 1 डायमेंशनल हो रहा फ्लो x में, लेकिन हीट जनरेशन भी हो रहा है, स्टडी स्टेट है, तो x वाला लेना, इन दोनों को कट कर लेना और बाकी ये को लिख देना, यहां से आपका हो गया। सेम चीज अगर z के साथ कहा जाए तो z वाला लिखना, इन दोनों को खत्म कर देना, और अगर कहा जाए हीट जनरेशन होना चाहिए, अनस्टेडी स्टेट होना चाहिए, तो ये तीनों को लिख देना। अगर यहाँ पे ये कहा जाए कि मेरा 3D फ्लो है, कैसा मेरा 3D फ्लो हो रहा है, बट नो हीट जनरेशन, क्या हो रहा है, नो हीट जनरेशन, नो हीट जनरेशन, नो हीट जनरेशन, बट अनस्टेडी स्टेट लिखेंगे, अनस्टेडी स्टेट लिखेंगे, तो अनस्टेडी स्टेट है तो इसको लिखेंगे, हीट जनरेशन नहीं हो रहा तो इसको कट के हटा देंगे, और बाकी ये पूरा का पूरा रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन वही अगर बोलता हूं कि 3D फ्लो अभी भी मैं लूंगा, लेकिन इस बारे में क्या करूंगा कि आपका हीट जनरेशन लूंगा, हीट जनरेशन लूंगा, लेकिन स्टेडी स्टेट लूंगा, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, बताइए इस केस में। तो देखो 1 by 1 सर 3D फ्लो है, तो 3D फ्लो है तो पूरा का पूरा सर ये वाला को लिखेंगे, फिर सर हीट जनरेशन भी हो रहा है, ये भी लिखेंगे सर, और लेकिन स्टेडी स्टेट है, यानी ये हो जाएगा पूरी तरह से इज इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आराम से आप कर सकते हो। कोई अगर ये कहा जाए ओनली सर मेरा ये 3D फ्लो हो रहा है, नो हीट जनरेशन, नो हीट जनरेशन, जनरेशन एंड अनस्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट लेते हैं, स्टेडी स्टेट, यानी स्टेडी स्टेट भी है, ये भी 0, ये भी 0, तो ओनली क्या आ गया, दिस वन, तो दिस इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट 0, नोट जनरेशन 0। इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लिखा गया है, समझ गए। क्योंकि देखो अगर स्टेडी स्टेट कहा जाए तो यानी कि डेल टी अपॉन टी 0, तो अगर ये 0, ऑब्वियसली बात है इसके साथ अल्फा जो होगा वो भी 0 ही हो जाएगा, टाइम के साथ वेरी नहीं करा तो हीट कैपेसिटी का कोई मतलब ही नहीं रहा। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो यही आपका बना, समझ गए, हीट कैपेसिटी से बना, जो कि थर्मल डिफ्यूजिविटी बता रहा था, क्या हीट कैपेसिटी नीचे में रहता है और ऊपर में था थर्मल कंडक्टिविटी। समझ गए मेरी बात की नहीं। तो उस चीज को यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखा गया। जैसे देखो ये जो लिख दिया गया, ये किसके लिए लिखा, कोई बता पाएगा, ये किसके लिए लिखा, कोई मेरे को बताओ कि ये जो इक्वेशन लिखा गया, इस इक्वेशन को किसके लिए लिखा गया, आप मेरे को एक बार बताओ कि किसके लिए। 3D फ्लो, हीट जनरेशन है या नहीं है, स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट है, ये मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये किसके लिए लिखा गया है, फिर मैं आपको बताऊंगा किसके लिए लिखा गया। मैं थोड़ा देखता हूं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं है। इसी तरह से आपको पूछेगा, आपको अगर लगेगा कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, यही सब बनेगा, आपको ये दे देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, ये दे देगा, ये देगा, और बोलेगा बताओ ये किसके लिए लिखा गया। तो चलो पहले इसके लिए बताओ, आप लोग देखते हैं, है ना। सर 3rd जनरेशन हीट जनरेशन हो रहा, ठीक है, और आगे और डियर, ठीक है, स्टडी स्टेट है, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ यस। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पहली बात 3rd डायमेंशनल फ्लो है, 3D फ्लो है, हीट जनरेशन भी यहां हो रहा है,
हीट जनरेशन भी यहाँ पे हो रहा, दो चीज हो रहा, और देखोगे जीरो कर दिया, यानी ये पूरा जीरो, यानी किसके लिए हो जाता है, ये तो सर स्टडी स्टेट बोल दिया, स्टडी स्टेट, तो ये इसके लिए लिखा गया। क्लियर? यस, स्टडी स्टेट 3D फ्लो हीट जनरेशन, यस वेरी नाइस, यस यस स्टडी स्टेट भी है। बस 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 इतना समझ गए, खेल खत्म आपका। अब देखो नीचे में जैसे लिखा गया है ये वाला चीज, तो इसकी किसके लिए पकड़ोगे सर, वन डायमेंशनल फ्लो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा है एक्स में, तो वन डायमेंशनल। और सर स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मतलब सर ये हो गया जीरो, और ये भी जीरो है ना, और यहाँ देखो स्टडी स्टेट है, मतलब यहाँ पे हीट जनरेशन के बारे में बात करा गया है, तो यहाँ पे हीट जनरेशन भी हो रहा है, तो हीट जनरेशन यहाँ पे लिखा गया, हीट जनरेशन यहाँ लिखा गया। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट विथ हीट जनरेशन, यहाँ पे विथ लिखना, विथ हीट जनरेशन, विथ हीट जनरेशन, इसमें प्लस आप हीट जनरेशन कर देना। समझ गए? हाँ, विदाउट हीट जनरेशन अगर लिखेंगे इसको, देखो अब यहाँ पे लिखा गया है, ये मैं छोड़ दिया हूँ बाय विदाउट हीट जनरेशन। अब देखो वन डायमेंशनल फ्लो, तो बिल्कुल वन डायमेंशनल फ्लो है। स्टेडी स्टेट बोल दिया गया, स्टेडी स्टेट मतलब ये वाला तो जीरो हो गया सर, 1D मतलब ये भी दोनों को हटा दो, कोई भी एक ले लेना, एक्स को लिया गया, एक्स को लिया गया, फिर क्या कहा गया, स्टेडी स्टेट विदाउट हीट जनरेशन, यानी ये भी जीरो, तो बचा ओनली क्या, बचा दिस वन, तो दिस वन इक्वल टू जीरो। तो प्लीज इसमें आप ये ऐड कर लेना, यहाँ ऊपर वाले में विदाउट हीट जनरेशन, इसमें ये देखो सॉरी विथ हीट जनरेशन, क्योंकि हीट जनरेशन यहाँ पे दिया गया है, इस वाले का मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हीट जनरेशन दिया गया है। सिमिलरली और देखो जैसे ये इक्वेशन लिखा गया है, तो हम लोग अपने बनाएंगे, सर एक्स है तो वन डायमेंशनल फ्लो, ठीक है, फिर यहाँ पे क्यू, यानी सर यहाँ भी आपका हीट जनरेशन दिया गया है, तो ये छोड़ दिया गया है, हीट जनरेशन भी है यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे सर अनस्टेडी स्टेट देखो यहाँ पे दिया गया है, यानी ये किसका बात कर रहा है, अनस्टेडी स्टेट का बात कर रहा है। क्लियर? और लास्ट ये जो कहा गया, इसका मतलब क्या सर, वन डायमेंशनल है, बट यहाँ पे कैसा बताओ तो हीट जनरेशन नहीं, विदाउट हीट जनरेशन है, तो कोई हीट जनरेशन यहाँ पे नहीं है, कि देखो यहाँ पे क्यू बाई जो आपका क्यू डॉट बाई के है, ये आपका जीरो है ना, समझ गए? बाकी यहाँ स्टडी अनस्टडी स्टेट है, तो बस इस तरह से आप लोग को लिखने के आया जाएगा और बोला जाएगा। समझ गए? चलिए, तो अगर आप इतना चीजें समझ गए होंगे, तो अब बढ़ते थोड़ा सा हम लोग आगे और कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, यहां तक एक बारी बोलिए, क्या ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? यहां तक क्लियर है? ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा हाँ, तो ये तो हो गया किसके लिए, अभी हम लोग बात किए फ्लैट स्लैब के लिए, रेक्टेंगुलर स्लैब था उसके लिए बात किए थे, ये 3D फ्लो विथ हीट जनरेशन और अनस्टडी स्टेट लिख दिए। अगर यही चीज आपको सिलेंड्रिकल के लिए बोला जाए तो आप कैसे लिखोगे? तो सिलेंड्रिकल के लिए देखो यहाँ पे बस चेंज क्या आ जाता ना, यहाँ जो एक्स लेते थे डायरेक्शन लेके चले थे, या एक्स ने रेडियस होगा, पता क्यों? क्योंकि स्लैब जब बात करते हैं, जब भी हम लोग इस तरह का स्लैब लेते थे, तो एक्स डायरेक्शन में आपका हीट का फ्लो होता था, लेकिन जब लोग सिलेंडर लेते थे, आप लोगों को याद होगा सिलेंडर के केस में क्या होता था कि अलोंग रेडियस, जो ये रेडियस है ना, रेडियस के अलोंग मेरा हीट ट्रांसफर होता था, आप लोगों को याद होगा रेडियस के अलोंग हीट ट्रांसफर होता था, है ना, रेडियस के अलोंग, जैसे गोला है तो ऐसे आपका चारों तरफ से जाएगा, अलोंग रेडियस के अलोंग हीट ट्रांसफर होता था। यहाँ पे बस क्या आ जाएगा आपका जो डेल, जैसे यहाँ पे देखो डेल स्क्वायर टी ओपन डेल एस स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डेल लेंगे, लेकिन नीचे में आर लेंगे, रेडियस लेंगे, ये सिलेंडर का रेडियस है, और 1/r से इसको मल्टीप्लाई भी करा जाता है, तो इसको फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी डेरिवेशन से आ जाता है, 1/r डेल अपॉन डेल आर, और फिर ये r इंटू करते हैं डेल टी अपॉन डेल आर, प्लस ये तो बाकी सेम रहा यहाँ का हीट जनरेशन और अनस्टडी स्टेट के लिए ये लिखे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज को मेंशन कर दिया गया, समटाइम कभी कभी बुक में क्या रहता है, ऊपर में रहेगा डेल टी और नीचे में रहेगा डेल टाउ, है ना, तो यानी कि क्या मतलब है, जैसे ऊपर में हम लोग अभी फिलहाल ये क्या बता रहा है, मेरा टेम्परेचर को बता रहा है, तो टेम्परेचर को कैपिटल टी से दिखाया गया है, और नीचे में जो स्मॉल टी है ये मेरा टाइम को दिखा रहा है। समटाइम क्या किया जाता है, छोटा टी को टाइम टेम्परेचर से दिखाया, जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ जो है ना ये छोटा टी, ये मेरा दिखा रहा है टेम्परेचर को, तब याद रखना जब छोटा टी ही टेम्परेचर का लाएगा ना, तो याद रखना तब आपका नीचे में टाव रहता है, और टाव बताता है टाइम को, तो ये कभी कभी इस फॉर्म में रहेगा, तो आप प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे टाव दिया गया है,
टेम्परेचर, छोटा टी जो होता था वो तो मेरा टाइम होता था, नहीं, समटाइम अगर इस तरह का फॉर्म में दिया रहेगा टी तो नीचे में टाव रहेगा, टाव कुछ ऐसा रहेगा, समझ गए, टाव को सबको पता ही है, तो वो बेसिकली टाइम को दिखाता है। चलिए ये हो गया। और स्फीयर के लिए कहा जाए, यहाँ भी आर ही रहता है, तो ये सिंपल आ जाता है डेल स्क्वायर टी अपन डेल आर स्क्वायर प्लस 2r आ जाता है, 2 अपन आर डेल टी अपन डेल आर प्लस आपका हीट जनरेशन इनटू दिस वन, है ना। तो स्फीयर के लिए अलग डेरिवेशन होता है, पूरा आ जाता है, इसीलिए इस तरह का आपको इक्वेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं, देखो कुछ कुछ चीजें जो आपको रटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि और बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों कहाँ पूछा जाता है, अगर आपको नहीं भी याद रहता कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज दीज आर फेवरेट फॉर ईसी, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और गेट। तो अगर गेट के लिए जाता है तभी ये पूछा जाएगा, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, अदरवाइज आपको जो पूछा जाता है ना, ये सब जो मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब पूछा जाएगा, है ना। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाए, जो कि नहीं पूछा जाता, बहुत कम के चांस, मैं बता दिया कि अगर जब पूरा बता दिए तो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। अगर बोलेगा स्फीयर का ये फॉर्मूला बताइए ये क्या है ना, स्फीयर का, या फिर आपको कहा जाए कि स्फेरिकल आपका हीट ट्रांसफर रेट बता दीजिए 3D फ्लो के लिए विथ हीट जनरेशन एंड स्टडी स्टेट, इस तरह से कुछ बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इतना चीज हो गया। नाउ अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट, थर्मल डिफ्यूजिविटी। आखिर मेरा थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं और जानते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या कहता है। देखो एक लाइन में अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरा थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है मेरा, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी। सर मेरा थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भाई साहब फिजिकल क्या होता है, फिजिकल जो फिजिकल अपीयरेंस से दिखाए, है ना। थर्म मीन्स तो हीट होता है, थर्मो मीन्स हीट होता है, और फिजिकल मीन्स क्या होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस से, है ना, उसको कोई प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, जिसका उसका कलर देख पा रहे हो, उसका हाइट देख रहे हो, विड्थ देख रहे हो, ये सभी देख रहे हो, है ना। इसके अलावा उसका मैं डायमेंशन देख पा रहा हूँ, समझ गए मेरी बात की नहीं, वो उसका आप देख रहे हो कि किस स्टेट में है, ये सब अगर दिखा रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। जिसको अपने जो सेंस ऑर्गन है ना, सिक्स जो ऑर्गन है, आंख से देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो, समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना, ये सब चीजें होता फिजिकल। थर्मोफिजिकल जब आ गया इट मीन्स फिजिकल में भी थर्मल का बात कीजिए, हीट का बात, यानी कि थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मेरा ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो मेरा हीट ट्रांसफर कितना वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या दूसरा टर्म में अगर बोलेंगे कि उसके मटेरियल का कितना कैसा उसका एबिलिटी है कि वो अपने अंदर हीट को, समझो मेरी बात, उस मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने अंदर हीट को वो बना के रख रहा है, यानी कि बचा के रख पा रहा है ना, उसको झेलने का क्षमता है, या फिर उसको झेलने की क्षमता नहीं है तो उसको पास ऑन कर दे रहा है, एबिलिटी नहीं है उसको रेजिस्ट करने का, उसको रखने का एबिलिटी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास कोई दायित्व दिया जाता है कि भाई आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर को संभालो, एक दिन के लिए आपको कहा जाए आज के टाइम पे कि बेटा मेरा तबीयत खराब है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूं, तुम घर का ध्यान रखना। अब ऐसा तो है नहीं, इसका मतलब ये रहे आप क्रिकेट खेलने चल गए या मूवी देखने चल गए या दोस्तों के साथ घूमने चल गए, इसका मतलब ये है कि अगर पापा कहीं जा रहे कुछ इमरजेंसी काम से, तो जो भी बहन है, अब बच्चियां हैं और कोई है, बुजुर्ग है कोई, उन सबका देखरेख करना, हर एक चीज का देखरेख करना, यानी आप एक गार्जियन की तरह है। आप अगर उस चीज को कर पाते हो तभी ठीक है, नहीं तो आप क्या करते हो, पासन कर देते हो किसी और को, नहीं नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से चीज नहीं हो पाएगा, यानी आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि उस चीज को कर पाओ, उस जो प्रॉपर्टी है उसको झेल पाओ। तो उसको रखने का अगर प्रॉपर्टी रहता है तो उसको अच्छी बात रहता है, अगर नहीं हो पाता तो उसको पास ऑन कर पाता, सिंपल सा लॉजिक है। तो यही उसी को कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो ये क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो हीट को पास ऑन कर देता है, हीट को पास ऑन कर देता है। तो जिसको हीट को पास ऑन कर देता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी के, जिसको दिखा जाता है कैसे कि वैसा प्रॉपर्टी जो अगर वो रख नहीं सकता हीट को, वो पास ऑन कर देगा किसी और को, उसको कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो अगर जो मेरा ज्यादा ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकता है, मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जो एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकता है, वो पास कर दे रहा है, तो उसको हम लोग उसको किससे कैलकुलेट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी से। और किसी भी अगर मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, ध्यान समझना, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका हीट कैपेसिटी कम है, हीट कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी मतलब स्टोर करके एनर्जी को रखना, हीट एनर्जी को कोई अगर स्टोर करके रख रहा है तो उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर वो नहीं रख पा रहा है, जिसको कैलकुलेट करता है थर्मल कंडक्टिविटी से, पास कर दे रहा है, इट मींस का मतलब क्या है, उसका थर्मल कैपेसिटी जो है वो कम है ना। और किसी का भी अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है,
ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि डिफ्यूज ज्यादा कर रहा है। डिफ्यूज मतलब बिखर रहा है, अपनी हीट को बिखरने दे रहा, दूर तक जाने दे रहा। किसी और ऑब्जेक्ट ने डिफ्यूज कर रहा है, वहां तक जा रहा है, यानी कि इसका थर्मल डिफ्यूजिविटी ज्यादा रहेगा। तो अगर के ज्यादा है तो थर्मल डिफ्यूजिविटी मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्ट ऑफ द मटेरियल में ज्यादा देखने मिलता है। कुछ है, कुछ आपका ऐसा है एक्सेप्शन केस है जिसमें ये चीज नहीं देखने मिलता, कुछ खास रीजन की वजह से, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको यही देखने को मिलता कि अगर के ज्यादा है, भाई अगर वो ज्यादा हीट को कंडक्ट कर पा रहा है, हीट कैपेसिटी उसका अच्छा नहीं है, एनर्जी को स्टोर करके रख नहीं पा रहा है, वो पास ऑन कर दे रहा है, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को जहां पे हीट जा रहा है वो ज्यादा उसको डिफ्यूज कर रहा है, डिफ्यूजन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है उसका थर्मल डिफ्यूजिविटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ये चीज आपका हो जाता थर्मल डिफ्यूजिविटी, जिसको दिखाया जाता अल्फा से। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंबल से दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर अल्फा। अल्फा। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं, है ना, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इट इज अ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, तो पहले बोल दिया, ऑफ अ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन डिफ्यूज, समझ गए, डिफ्यूज कर सकता है, पास ऑन कर सकता है हीट को डिफ्यूज करता है टू द अदर बॉडी, दूसरे बॉडी में, इफ इट डजंट हैव कैपेसिटी टू स्टोर इट, अगर वो स्टोर करने का क्षमता नहीं है, ऑब्वियसली बात है वो पास करेगा। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बना कि भाई इस बच्चे को ध्यान देना, या कहा जाता है ना कभी कभार, जैसे पापा कुछ काम कर दिए, है ना, या मम्मी कुछ बोल दी, आप अगर मान लो दो भाई है घर में, बड़ा बेटा है कि काम करो, जाओ तो सब्जी लेना मार्केट से, अगर आपको अरे यार के लाना, तो पता छोटा भाई अरे जाओ तुम लेके जाओ, अब बेचारा फंस जाता है ना। तो वही चीज हो जाता है जब आपका शादी हो जाता है ना, फिर आपकी मिसेज जो है मैडम बोलेगी कि जाइए सब्जी लाने, फिर आप दौड़ते हुए जाओगे, फिर वहाँ पे कोई नहीं आएगा बचाने, है ना, तो फिर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा कि समझ गए कि भाई अब ये कब तक मैं टालते रहूँगा, कब तक टालते रहूँगा, मुझे आज नहीं तो करना है। हाँ, अलग बात है कि आपका काम है तो आप किसी को पासन करता हो, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटते नहीं हो, है ना। वहाँ पे तो ऐसा हाल होता है कि जब भाई रहता है कुछ भी अपना मस्त आराम से रहते हैं, मम्मी पापा का खाते पीते हैं, मस्त करते, पढ़ाई वढ़ाई करते, तब क्या होता था कि भाई बोला गया तो सर मतलब जाओ ना तुम यार, मतलब फ्री रहते फिर भी नहीं जाएंगे, सोएंगे, मूवी देखने जाएंगे, घूमेंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा सब्जी लाने, मैं सब्जी लाने जाऊँगा, है ना। लेकिन वही टाइम होता है कि जब जॉब भी करते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी आपको जाना पड़ता है, क्योंकि वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हीट कैपेसिटी उसका कम है, तो बेसिकली तो वो क्या करता है, हीट को पास कर देता है, डिफ्यूजिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा हो गया और थर्मल डिफ्यूजिविटी उसका ज्यादा हो गया। इसको और तरीके से कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो के बेसिस पे, बिकॉज आपको पता है कि अल्फा इक्वल टू हम लोग, मैंने कहा था थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या, के अपॉन रो सीपी, तो ऑब्वियसली बात है वी कैन आल्सो डिफाइन एज दैट थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के टू द थर्मल कैपेसिटी, है ना, थर्मल कैपेसिटी, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है। देखो ना, इसलिए मैंने कहा ना कि देखो यहाँ पे देखोगे अल्फा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेरा किसके है, के का है, तो अगर अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा तो के का भी वैल्यू बढ़ेगा। वहीं अगर कहा जाए कि जो आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हीट कैपेसिटी का, तो अगर हीट कैपेसिटी बढ़ता है मतलब वो स्टोर करके रखने की क्षमता है, इट मींस इसका मतलब क्या है कि उसका थर्मल डिफ्यूजिविटी कम है, यानी उसका के भी क्या है, कम है, के भी उसका क्या है, कम है। समझ गए मेरी बात कि नहीं, समझ गए मेरी बात, इस चीज का ध्यान आप लोग को रखना है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये चीज पूछा जाता है, कभी आपको पूछा जाएगा के साथ रिलेशन क्या होता है, अगर किसी का के ज्यादा है तो इसका क्या होगा, ज्यादा या कम होगा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके साथ पूछा जाएगा, रेशियो पूछ देगा, डेफिनेशन पूछ देगा, मीनिंग पूछ देगा क्या होता है, ये सब आपको पता चल गया मुझे उम्मीद है। नाउ अब इसका यूनिट जान लेते हैं, तो ये अल्फा इक्वल टू क्या रहा मेरा, के अपन रो सीपी। अगर के का बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी का, ये आप लोग को पहले से ही पता है कि हम लोग वॉट पर मीटर केल्विन लेते हैं, राइट, ये लेते हैं, और वॉट जो होता है, वॉट क्या होता है सर, ये सर जूल पर सेकंड, वॉट को हम लोग जूल पर सेकंड से भी डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग को पता होगा, है ना, सबको पता, बहुत बारी मैं डिफाइन कर चुका हूं, है ना। वर्कडन जानते हो ना, वर्कडन है ना, जैसे अगर मैं बोलूंगा पावर इक्वल टू वर्कडन अपॉन टाइम, सिंपल सा कहानी है, जूल पर सेकंड सबको पता है, तो इसको मैं और कर सकता हूं क्या कि ये हो गया मेरा जूल पर सेकंड, और नीचे में आपका मीटर और केल्विन तो आ ही रहा है, तो ये पूरा का पूरा आ गया, तो देखो जूल पर मीटर केल्विन सेकंड ऊपर में आ गया। और अगर मैं नीचे में बात करता हूं तो डेंसिटी तो सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू सर मास अपन वॉल्यूम आ जाता है, डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, तो मास का केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और जो आपका स्पेसिफिक हीट है ये जूल पर केजी केल्विन लेके चलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं आपका थर्मोडायनेमिक्स में, तो जूल पर केजी केल्विन, तो पूरा का अगर लिख दिया जाए तो देखो जूल से जूल खत्म, केजी से केजी खत्म, केल्विन से केल्विन खत्म,
ये मीटर का 3 है यहाँ पे, तो 3 अगर कटा तो बचा यहाँ पे 2 और ऊपर 1 मीटर कटा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचा, ऊपर में सेकंड बचा, तो कुल मिला के ये मीटर ऊपर चल जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे में आपका सेकंड है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब यहां से क्वेश्चन और एक पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, पता क्यों? आपको कभी कभी ये पूछा जाएगा, बताइए, है ना, विच वन ऑफ दीज हैज सेम यूनिट, है ना, इनमें से किसका यूनिट जो है वो सेम होता है, और ए बी करके आपको ए ऑप्शन में दे देगा थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी, बी नंबर में आपको दे देगा थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी नंबर दे देगा थर्मल डिफ्यूजिविटी एंड डायनेमिक विस्कोसिटी। तो ध्यान रखना, जो मेरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है उसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, इसलिए मैं इस चीज को मेंशन कर दिया हूं दैट काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट इज आल्सो मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी का भी यूनिट यही होता है, तो दोनों का यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। इस बात का ध्यान रखना, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपका एबीसीडी करके आपको जो है आपको दे सकता है। क्लियर? यहां से यूनिट भी समझ गए होंगे। अगर जब यूनिट समझ गए, अच्छा इसको और एक तरीके से डिफाइन करते हैं, ये अलग अलग जो है ना, अलग अलग सोसाइटी है ना, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है, जो बुकिश लैंग्वेज जिसको कहेंगे, बुक का लैंग्वेज, और ये बुक का लैंग्वेज ही आप समटाइम क्या करा जाता है, एक एग्जाम, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस डेफिनेशन को मैं ऐड किया हूं, है ना, डेफिनेशन को। इसमें क्या बोलता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द हीट ट्रांसफर, या हीट एनर्जी, वो क्या करता है, हीट एनर्जी को स्टोर करके नहीं रखता, अलाउ करता है, टू गेट डिफ्यूज मतलब दूसरे मटेरियल में जाने के लिए, थ्रू दी मटेरियल मोर रेपिडली और क्विकली, है ना, मोर रेपिडली और क्विकली, बात एक ही है ना। यानी समझे कि सर अगर अल्फा का वैल्यू मेरा अगर के का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्फा के वैल्यू बढ़ेगा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है तो थर्मल डिफ्यूजिविटी भी बढ़ता है। क्लियर? ये चीज समझ गए हैं? बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? छोटा छोटा टॉपिक है, बट हाँ इन सबसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बताइए, क्या ये चीज समझ आया आप लोग को? यस, ओके, खुशबू कुमारी बोल रही यस सर, चलिए बढ़िया है। क्या बात है, 30 बच्चे से लाइव जो है हटके फिर 26 आ गए। आदित्य बोल रहे हाँ सर, बढ़िया, क्लियर है, ओके नाइस। चलिए, अगर इतना समझ गए, सरफराज बोल रहे क्लियर है, ओके नाउ अब यहाँ पे कुछ क्लियर हुआ, ठीक है डियर, एक बार और देख लेना। अब न्यू, अभी एक सेकंड, अभी इसके बारे में कुछ मैं आपको और बताऊंगा, डोंट वरी, अभी टॉपिक क्लियर पूरी नहीं हुआ है ना। अब देखो, जब इतना समझ गए, कुछ यहाँ पे होता ना, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है, जो उस चीज़ को वॉयलेट कर देता है ना, उसको नहीं लागू होता है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या जाता है कि जैसे अगर मैं बात करूँगा के थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है हीट को ट्रांसफर करता है लिक्विड में ज़्यादा, इनके सब गैस से ज़्यादा करता है थर्मल कंडक्टिविटी, तो अगर के लिक्विड का ज़्यादा है, इट मीन्स अल्फा जो रहेगा ये मेरा लिक्विड का ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर लिक्विड में मान लेता वाटर को, मेरा वाटर क्या है, लिक्विड ही होता है, और गैस क्या होता है, एयर होता है, तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है एयर से, तो अभी हम लोग देखें कि सर अगर के ज़्यादा है तो अल्फा भी ज़्यादा होगा। इनमें सिंपल सा बात है, सर अल्फा मेरा वाटर का ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन हो गया कम, एयर का ज़्यादा हो जाता है मेरा थर्मल डिफ्यूजिविटी, मतलब एयर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है ना, एनर्जी, हीट एनर्जी, वो ज़्यादा डिफ्यूज कर सकता है, ज़्यादा डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन हाँ इसका थर्मल कंडक्टिविटी फिर कम होता है। आप बोलेंगे सर ये कुछ समझ नहीं आया बात, ये एक्सेप्शन है, अधिकतर में नहीं देखा जाता, कुछ इसी में देखा जाता है, ऐसा क्यों? इसको समझाने के लिए मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि अल्फा जो होता है रेशियो होता है किसी चीज का। क्या रेशियो होता है? तो रेशियो हो जाता है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट कैपेसिटी होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड योर, क्या हो जाता है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, क्या हो जाता है मेरा थर्मल कंडक्टिविटी, क्या हो जाता है ये मेरा थर्मल कंडक्टिविटी अपन क्या आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर हीट कैपेसिटी। और ये हीट कैपेसिटी बना किससे है, डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट, हीट से बना है
मेरा हीट कैपेसिटी। क्लियर? अच्छा, तो बात यहाँ पे ये आ जाता है डियर कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखूं सर? अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं कि अल्फा ऑफ एयर अगर नहीं मैं लिखना चाहता हूं, एयर का भी वाटर का भी, तो क्या कर सकते हैं? के अपन रो सीपी, के हो गया एयर का और आपका सीपी भी हो गया एयर का। सिमिलरली वाटर के भी लिख सकते हैं, के ऑफ वाटर और सीपी ऑफ वाटर। दिक्कत यहाँ पे क्या आता समझना, क्यों ऐसा होता है? होता दिक्कत यह है डियर स्टूडेंट कि जब मैं बात करता हूं इसी फॉर्म को लिख रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने कहा अल्फा ऑफ वाटर जो होता है ना, अल्फा होता है वाटर, ये मेरा कम होता है, जबकि यहाँ पे के ऑफ वाटर ज्यादा था। किससे? मेरा अल्फा ऑफ, या फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं के फॉर्म में समझाते हैं कि के ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन के ऑफ एयर, के ऑफ एयर। देखो जब मैं यहां पे बात करा कि अल्फा इक्वल टू होता के अपन रो सीपी, तो होता क्या है ना डियर, होता क्या है ना कि इसका जो भी वैल्यू रहता है, के का वैल्यू रहता है ना, जैसे यहां पे देखो समझा गया है, के का वैल्यू जो एयर का रहता है उससे ज्यादा मानते हैं कि तो मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है, लेकिन जो रो सीपी होता है ना ये कई गुना ज्यादा होता है। ध्यान से समझना इस बात को, इस बात में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर ये मैं बात को बिल्कुल बोल रहा हूं कि हाँ ये लागू होता है, वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, लेकिन अल्फा जो बोलेंगे अल्फा के अपन रो सीपी भी तो होता है, सिर्फ के ही डिपेंड थोड़ा ना करता के पे। समझ गए? यहां जो मैं बोल रहा हूं कि के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ रहा है, ये केवल के पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो आपका अल्फा है ये केवल के पे डिपेंड थोड़ा ना करता है, ये रो सीपी पे डिपेंड करता है, ये भी तो ज्यादा होना चाहिए, ये भी तो ज्यादा होना चाहिए। तो वही बात आ जाता है यहाँ पे कि यहाँ का जो रो सीपी होता है किसका? वाटर का, वो ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा। अब बोलेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क के लिए आपको एग्जांपल के रूप में समझा दिया गया। देखो एग्जांपल का कतई मतलब ये आप लोग मत समझ लेना कि यहाँ पे जो लिखा गया है ना यही वैल्यू होता है, एयर का थर्मल कंडक्टिविटी 2 और वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी 3 और एयर का हो जाता है 0.5। नहीं, ये बस एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया। देखो क्या समझा गया कि के ऑफ एयर से थर्मल कंडक्टिविटी वाटर का ज्यादा होता है, तो इसका मैं 2 ले लिया हूं और वाटर का 3 ले लिया हूं, ज्यादा है। लेकिन जो हीट कैपेसिटी होता है, मतलब कि अपने अंदर हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने का, वाटर में ज्यादा होता है। वाटर एक मैं आपको बता रहा हूं, हवा जो होता है ना, ये हवा गर्मी आया और जैसे कोई पंखा चलाए वो तुरंत गर्मी लग रहा तुरंत ठंडा हो जाता है। ये आप देखे होंगे, आपको अगर बहुत गर्मी लग रहा, बहुत गर्मी भीषण गर्मी लग रहा है ना, एकदम जल रहे हो, आप पंखा पास तुरंत गए तुरंत ठंडा हो गए, एसी में तुरंत गए। पानी में ऐसा नहीं होता है। पानी अगर आपका गर्म है ना, तो आप अगर सोचोगे कि कहीं ले गए हवा में तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, टाइम लेता है। अगर आप पानी भी डालते हो ठंडा पानी तो थोड़ा टाइम लेता है वो, तब जाकर ठंडा होता है। यानी कि हीट कैपेसिटी उसका ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी इससे कई ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग के ऑफ एयर और के ऑफ सीपी ऑफ एयर ले रहे हैं और यहाँ पे के ऑफ वाटर और सीपी ऑफ वाटर ले रहे हैं, इसका वैल्यू नीचे वाला का वैल्यू ज्यादा हो जाता है इसके कंपेयर में। इसीलिए देखो अगर मान लेते हैं इसका 0.5 है नीचे का, यानी हीट कैपेसिटी ऑफ एयर 0.5, तो वाटर का जो हीट कैपेसिटी होगा वो इससे कई गुना ज्यादा, मान लेते हैं 4 गुना ज्यादा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा कि देखो भले मेरा ऊपर में देखो ये वैल्यू कम है, ऊपर में कम था ना, देखो ऊपर में कम है, के ऑफ एयर कम है, के कम था, लेकिन 0.5 आया ना, तो 0.5 अगर आप करते हो तो इसका वैल्यू कुल मिला के ये पूरा आ जाता है मेरा 4। समझो कम था लेकिन ज्यादा हो गया, और यहाँ 3 था लेकिन इतना कम है नीचे में कि डिवाइड करने के बाद केवल 1.5 बच गया। तो ऊपर में देखो ये ज्यादा था लेकिन कम वैल्यू हो गया, और ये कम था 2 लेकिन ज्यादा हो गया। समझ गए? इसीलिए क्या हो जाता है कि इसका वैल्यू मेरा होता तो ज्यादा है लेकिन अल्फा का वैल्यू हो जाता कम। क्यों? क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होता है इसका बहुत कम होता है, और एयर का जो हीट कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने के बावजूद भी इसका जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। किसका? वाटर का। वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होने के बावजूद भी हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, उसके वजह से इसका जो अल्फा का वैल्यू होता है वो कम हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ये जल्दी जल्दी क्या कर रहा है? हीट को पास कर लेता है। क्यों पास कर देता है? इसलिए क्योंकि इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है और हीट कैपेसिटी बहुत कम है। लेकिन अगर मैं वाटर का बात कर लेता हूं, है ना, अगर मतलब एक सेकंड में उल्टा बोल दिया, है ना, एयर का अगर बोलता हूं कि एयर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है, धीरे धीरे हीट कैपेसिटी क्या कर रहा है? हीट को जा रहा है, लेकिन ये बहुत कम स्टोर करके रखता है, बहुत कम स्टोर करके रखता है। इसकी वजह से जल्दी मेरा हीट को चल गया, भले कम है, भले कम है।
ये आप और तो देखो, मैं हजारों एग्जांपल समझा सकता हूँ, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे समझ लेना कि इसको काम करना है ना, इसको मान लो 10 पेन को बेचना है, 10 पेन को बेचना मात्र, है ना, 10 पेन को बेचना। और इसको मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं कि 20 कैसे मैं बोलूँ कि चलो 10 पेन को ही इसको भी बेचना है। लेकिन ये क्या करता, 10 पेन, एक पेन का कीमत रखता है 1 रुपया, एक पेन का कीमत रखता है 5 रुपया। इसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस वाले को, वाटर को, है ना, ज़्यादा होगा। लेकिन ये ना बहुत जल्दी फास्ट बेच रहा है, क्योंकि इसके अंदर स्टोर कम रहता है। स्टोर मतलब यहाँ पे मांग बहुत ज़्यादा है, ये डिमांड है, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है इसका ना, ये जो मेरा 1 घंटा में ये 10 पेन को बेचेगा, ये तब तक आधे घंटा में 50 पेन को बेच के 50 रुपये का प्रॉफिट कर लेता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचा। और ये 5 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि ये 10 ही ना बेच पाए, 10 ही को बेचने में हालत खराब हो जाए, क्योंकि हीट कैपेसिटी इनकी से डिमांड कम है, बहुत कैपेसिटी, बहुत स्टोर कर, बहुत ही मतलब दुकान में पड़ा हुआ तो बड़ा हुआ सामान है, कोई खरीद ही नहीं रहा। लेकिन इसका दुकान में रहता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं रहता, फट से आपका क्या हो जाता है, बेचा जाता है, जबकि कम है तब भी। हीट आपका क्या होता है, कंडक्टिविटी कम है तब भी, पैसा कम है तब भी। इस तरह से समझ सकते हो। बताइए, ये चीज क्लियर हो गया। इसीलिए क्या जाता है कि एयर का मेरा जो थर्मल आपका डिफ्यूजिविटी होता है वो ज्यादा होता है देन दी वाटर। दैट्स इट, दैट्स इट। तो दिस इज फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा गया। ये कभी कंफ्यूजन हो जाए, आपको भूल जाओ, तो ये एग्जाम्पल इसीलिए मैं लिख के इसको हाईलाइट कर दिया, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। ये प्लीज मत मान लेना आप लोग कि एयर का हीट कैपेसिटी इतना है इतना है, रट मत लेना, क्योंकि वो अलग होता है। चलिए बताइए, क्या ये चीज आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बस। तो यही आज हम लोग का सेशन था, यही तो हम लोग का सेशन हो जाता कंप्लीट। अब बताइए, क्या आप लोग को चीजें समझ आ गया? हाँ, अब आप लोग को जो बताना पूछना पूछिए, क्या नया पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर? ओके, चलिए बढ़िया। इसके बाद मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा वो बता देता हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या डियर, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, इसके बाद हीट एक्सचेंजर को बता दो, हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर बता दो, ठीक है, हीट एक्सचेंजर बता दूंगा मैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग, इसके बाद बच जाता है आपका कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हाँ, आप ये बोलेंगे सर जी, जितना बड़ा मेरा कंडक्शन रहा, कंडक्शन जो मैं आप लोग को पढ़ाया था कंडक्शन, क्या उतना बड़ा मेरा ये तीनों टॉपिक है? नहीं, उतना बड़ा नहीं है ना, उतना बड़ा नहीं है, ये चीज जान लो। कंडक्शन बहुत बड़ा था, लेकिन उससे कम है, थोड़ा उससे कम है हीट एक्सचेंजर भी। हीट एक्सचेंजर तो ज्यादा बड़ा नहीं है ना, 3-4 क्लासों का खत्म हो जाएगा। कंडक्शन भी आपका उतना बड़ा नहीं होगा, और ये भी, मतलब ये सबसे बड़ा कंडक्शन ही था, उससे कम है, कुछ कम है लेकिन कम ही है। रेडिएशन थोड़ा और कम है, लेकिन ये तीनों हम लोग को अभी बाकी है। तो एक सेक्शन जो बड़ा वाला सेक्शन मेन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो जो सबसे बड़ा सेक्शन है, उसी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब करेंगे हम लोग हीट एक्सचेंजर को, है ना, एंड देन हम लोग करेंगे कन्वेक्शन रेडिएशन में किसी, फिर उसको स्टार्ट करेंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए कि नहीं बताइए? और अगर यही बात कर लेता हूं किसके बारे में, हीट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, तो आप लोग को पता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का केवल एक आपका चैप्टर बचा हुआ है ना, एक ही चैप्टर बचा हुआ है, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन, और सिंपल मशीन में ही मैं यहाँ पे वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ा दूंगा, और इसी में आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, वो तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वही बता दूंगा बस। तो यही आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एमसीक्यू नहीं हुआ है, इसका एमसीक्यू जो है ना वो करवाएंगे, एमसीक्यू नहीं हुआ है ना, एमसीक्यू अभी आप लोग का नहीं हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो एमसीक्यू है वो मैं करवाऊंगा बाद में कराऊंगा, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए इसके बाद, कि कुछ चैप्टर का नहीं करवाया हूँ, क्योंकि मैं खुद से डिजाइन करके, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं करवाए, मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ, ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, लेकिन मैं खुद से छाट के करवाया हूँ। लेकिन एजे का जो मैं करवाना था हूँ, और जो आपको पूछा गया बीपीएससी वगैरह में, है ना, और पॉलिटेक्निक लेक्चरर वगैरह में पूछा गया, आईटी प्रिंसिपल में पूछा गया, है ना, ये सबका अलग अलग स्टेट का, उन सबका क्वेश्चन में लाऊंगा उसके बाद, है ना। तो वो कुछ चलेगा 5-4 सेशन, वो तो सेशन आपका आप लोग के लिए बनाया जाएगा, ताकि आप लोग और बेहतरीन कर पाओ और चीज़ों को समझ पाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है कहाँ कहाँ पे। क्योंकि कई सारा ऐसा मैं थ्योरी बताया हूँ जिसको बहुत कन्फ्यूजन हुआ था आप लोग को, जिसके लिए आप बोले थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, उसको कहाँ कहाँ के कैसे पूछा जाता है, कैसे यूज करना, उन सब के बारे में क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, राइट, ये चीज़ें। मैं लास्ट तक हो जाएगा डियर, मैं लास्ट तक हाँ, मैं लास्ट तक, तो अगर मैं पक्का बता रहा हूँ कि मैं लास्ट तक मैं आपको देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग अगर मैं बात कर लेता हूँ और 10 दिन के अंदर, 10 डे के अंदर,
आपका जो ही HT है वो कंप्लीट हो जाएगा। डेली में 1.5-2 घंटा का क्लास लूंगा तो 10 से 15 मान लेता हूँ मैक्सिमम, तो 10 से 15 दिन में आपका क्लास कंप्लीट है ना, ये वाला आपका HT जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं तक आप बोल सकते हो कि 20 तक तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब 10 दिन एक्स्ट्रा बच गया मैं का, उसमें हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई भी बुक्स आप लगाना, बस ये ध्यान रखना कि PYQ लगाना, अधिकतर PYQ लगाना, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस बेस वो सभी फालतू क्वेश्चन मत लगाना, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा ना कि एटलीस्ट देखो जब आप PYQ लगाते हो ना, जैसे मान लो अलग अलग स्टेट में जो हुआ है ना, IDA प्रिंसिपल का एग्जाम उसका लगा रहे हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का लगा रहे हो, समझ गए, BPSC AE का लगा रहे हो क्वेश्चन, या BPSC JEE का जो एग्जाम होता है उसका लगा रहे हो, रेलवे JEE का लगा रहे हो, रेलवे AE का लगा रहे हो, समझ गए। इसमें आप एक्चुअल देखोगे कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी लेवल का पूछा जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर लगाओगे कोई बुक से, कोई जो होता है ना स्टैंडर्ड बुक वगैरह से क्वेश्चन लगाओगे, तो वो हो सकता है कोई गेट का क्वेश्चन डाल दिया है, कोई एसी का क्वेश्चन डाल दिया, कोई कुछ का एक्चुअल लेवल नहीं पता चल पाएगा। तो ट्राई करना PYQ लगाना। अल्फा डिपेंड ऑन विच फैक्टर, डियर मैं आपको जब बताया कि अल्फा इक्वल टू होता K अपॉन रो CP, तो अब ऐसी बात है ये डिपेंड किसके कर रहा है, इट्स अ फैक्टर ऑफ K, रो एंड CP, ये तीनों चीज पे डिपेंड करता है। मेरा थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसीलिए तो आपका हो गया, यही रीजन था कि केवल थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखे कि मेरा K ज्यादा वाटर का रहने के बावजूद भी मेरा वाटर का जो है वो अल्फा कम हो गया, है ना, यानी केवल उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये केवल K में नहीं, ये मेरा रो पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है मटेरियल का, और उसके स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मेरा थर्मल कंडक्टिविटी केवल थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहीं से समझ कर सकते हैं ना कि थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द फैक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आपका डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है। इन तीनों चीज के बढ़ने घटने की वजह से अल्फा का वैल्यू बढ़ और घट सकता है, बढ़ और घट सकता है। चलो और कोई डाउट? तो मैंने आपको बता दिया ना, है ना। तो आपका जो वो आपका लास्ट का इस मंथ का जो 10 दिन लास्ट बचेगा ना, वहां हम लोग एक न्यू टॉपिक को भी उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बाकी जो आप लोग का 2 टॉपिक है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक आपका थोड़ा बहुत है मैकेनिकल का, आपका थोड़ा ITI वाला सेक्शन का दिया गया है वो, और मटेरियल साइंस, तो आपका 10-15 घंटा करके है, 15 घंटा वो 15 घंटा वो, अगर मान लेंगे तो 30 घंटा के आसपास, तो अगर 2-2 घंटा के आसपास करेंगे तो 20 घंटा वो भी कंप्लीट लगभग, मतलब मंथ के लास्ट तक होते होते आपका उसका भी एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एक बचेगा तो आपका 10, तो ऑब्वियसली बात है इस मंथ, यानी कि इस मंथ तो नहीं, मैं जून का स्टार्टिंग 10-15 तारीख तक पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग का एग्जाम डेट क्या है, मैं थोड़ा याद करा दो आप लोग, एग्जाम डेट क्या है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, प्लीज रिमाइंडर करा दी एक बारी, एग्जाम डेट क्या है डियर आप लोग का? 14 जुलाई, तो मैं चलो ठीक है ना, एक मंथ फिर भी मिल जाएगा ना, फिर भी मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मैं जून, 14 जून से पहले पहले मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो 14 जून से लेकर 14 जुलाई, एक मंथ में आपको पक्का दूंगा टाइम, है ना, एक मंथ में आपको टाइम दूंगा। और देखो बात यहाँ पे ये आ जाता ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कल ही कंप्लीट हो जाएगा, मेरा बात समझना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कल ही कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा जो 2-3 सेशन चलेगा वो तो MCQ का चलेगा, तो वो जो एक मंथ में आप MCQ करोगे वो भी तो यहाँ करवा दे रहे हैं एक्चुअल में, समझ रहे मेरी बात की नहीं। तो यहाँ पे MCQ सेशन आ रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं जो अभी मैं जोड़ रहा हूँ कि अभी आपका और एक महीना में टाइम लूंगा, तो इसमें 8 से 10 दिन को बहुत सारा क्लास तो MCQ का ले लेते हैं, तो MCQ वाला तो प्रैक्टिस वाला ही कर हो जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको एक मंथ का टाइम दूंगा, उसमें आप आराम से कर सकते हो। हाँ हाँ, तो जून में आप लोग रिवीजन कर लेना, आपको आराम से हो जाएगा टाइम, समझ गए। चलिए तो यही रहा टारगेट। चलिए तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं हम लोग कल ट्राई करेंगे कि 2 क्लास में लूंगा, मॉर्निंग में भी लूंगा, इवनिंग में भी लूंगा, है ना, ट्राई करूंगा, देखता हूँ मैं टाइम आप लोग को पहले बता दूंगा। मॉर्निंग मतलब मैं 10-11 बजे नहीं लूंगा, मैं लूंगा तो 2-3 बजे लूंगा, एक 2-3 बजे लूंगा, और एक यही क्लास एक मस्त टाइमिंग है, अभी बहुत सारा गर्मी का टाइम है, तो 10 बजे जो क्लास होता है ना ठंडा होता है, बहुत ही मौसम भी ठंडा हो जाता है, आप आराम से रूम में बैठ के कहीं भी बैठ के आराम से देख सकते हो। तो उससे पहले जो होता है ना 7-8 बजे तक तो बहुत उमस भरा रहता है टाइम, है ना, आप कहीं भी देखोगे तो बड़ा दिक्कत है, तो बेटर उस समय को घूमने फिरने में बाहर में रहने ठीक लगता है, या फिर कई सारा और भी काम होता है, मार्केटिंग करो, कुछ और इंपॉर्टेंट काम है वो सब आप कर सकते हो, राइट। चलिए
तो कल ट्राई करेंगे, 2 क्लास लेंगे। और कल हम लोग का रहने वाला क्या, अभी जैसे आपका अगर मैं बात करता हूँ, अभी चला आप लोग का हीट ट्रांसफर, तो कल इंजीनियर मैकेनिक्स, तो कल दोनों क्लास लेके हम लोग को इंजीनियर मैकेनिक्स को कंप्लीट कर लेना है, और हो सके कंप्लीट करके कल एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। चलिए, गुड नाइट शुभेंदर, गुड नाइट खुशबू, गुड नाइट आदित्य, गुड नाइट सुलभ शक्ति, गुड नाइट सईमा, चलिए, गुड नाइट सरफराज, विकास गुड नाइट, डियोक लाइव गुड नाइट, अजय गुड नाइट, प्रशांत गुड नाइट, भरत गुड नाइट, संध्या गुड नाइट डियर। चलिए, तो सभी को वेरी गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग कल। कुमार गौरव वेरी गुड नाइट डियर, विकास गुड नाइट। चलिए, ओके ओके, सो बाय बाय एवरीवन। कल संडे है, चलिए संडे को आराम से थोड़ा बहुत रिलैक्स करिए, रिवीजन करिए, है ना। रिवीजन प्लीज़ रिवीजन करिएगा, प्लीज़ मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ। बच्चे अच्छे पढ़ लेते, रिवीजन नहीं करता, वो गलत, वो चीज़ बहुत जाता है। तो जब भी टाइम आपको मिले, रिवीजन थोड़ा बहुत बस पलाटिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ लेक्चर देखने के लिए, नोट्स को बस देखना है। आईपैड खोल लिए, डेस्कटॉप खोल दिए, बस देख लिए एक बारी। 1 घंटा में आप चाहो तो पूरा का पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हो ना, उसको 2 घंटा में आप देख सकते हो, 2 घंटा कम, बस देखते हुए पार कर देना बस। आप भाई सप्ताह में ना 2-3 बार ही करिए ना, खोले और पीडीएफ बस पार करके देखना। ऐसा नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ कि पूरा आपको रिवीजन करना है, बस इस सब देख के कि भाई ये चीज़ होता, अच्छा ऐसे होता, फिर आप पार करते गए देखते गए, अच्छा थर्मल प्रॉपर्टी मटेरियल विच कैन डिफ्यूज, आपको याद आ जाएगा, है ना। कुछ कुछ जगह रहेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये चीज़ पूरा मिस हो गया है, उसको स्टार कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए मोबाइल में, उस चीज़ को बाद में लेक्चर के थ्रू देख लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा या थोड़ा पढ़ के समझ लीजिएगा, राइट। लेकिन अधिकतर 90% चीजें जो हो जाएगा, बस देखिएगा तो रिवाइज हो जाएगा। वो अगर आप 5-7 बार करते हो ना, अभी से लेकर 2 मंथ जो बचा हुआ, बहुत हेल्पफुल आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए, ओके, सो बाय बाय एवरीवन।